अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं प्रोग्राम में अमेरिका की बात इसलिए क्योंकि अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस जो हैं, इन्होंने एक और तारीख रकम कर दी है। कमला हैरिस 85 मिनट के लिए मुल्क की पहली सदर बन गई हैं। इस मुख्तसर लेकिन तारीखी इक़दाम की वजह सदर जो बाइडन का एक रूटीन मेडिकल चेकअप था, जिसमें कोलोनोस्कोपी के लिए उन्हें थोड़ी देर के लिए बेहोश किया गया था। आपको बताएं कि इस दौरान 57 साल कमला हैरिस को 1 घंटा 25 मिनट के लिए तमाम सदारती इख्तियारात सौंप दिए गए। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने वजाहत की है कि सदारती इख्तियारात की मुंतकली कोई अनहोनी बात नहीं, ऐसे ही मौके के लिए अमरीकी आइन में ये गुंजाइश रखी गई है। उन्होंने इस बारे में ये भी बताया कि ऐसा ही उस वक्त हुआ जब सदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो हैं, उन्हें 2002 और 2007 में ऐसे ही तिब्बी मुआयने से गुजरना पड़ा था। लेकिन ऐसा अमरीकी तारीख में पहली हुआ है कि एक खातून नायब सदर जो हैं, उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली हो। कमला हैरिस को पहले इससे ये एजाज़ भी हासिल है। आप जानते हैं उनके बारे में कि वो अमेरिका की पहली खातून नायब सदर मुंतखब हुई हैं। कमला न सिर्फ पहली अमरीकी बल्कि पहली गैर सफ़ेद फाम शख्सियत हैं जो इस ओहदे पर फाइज हैं। कमला हैरिस को अमेरिका की 231 साल इंतखाबी तारीख में पहली खातून नायब सदर होने का एजाज़ भी हासिल और इस ओहदे पर पहुँचने वाली वैसे वो 49वीं शख्सियत हैं। कमला हैरिस के बारे में इतनी बड़ी खबर आई तो हमने सोचा कि क्यों ना उनकी शख्सियत के हवाले से, ख़ासतौर पर अमेरिका में क्या चल रहा है, बाइडन की तबीयत के हवाले से ये सारी चीज़ें जान लेते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना किसी सीनियर तज्ज़ियाकार से रब्ता किया जाए। हमने रब्ता किया, इसीलिए वाशिंगटन में मौजूद खुर्रम शहजाद साहब से, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब। खुर्रम साहब, आप तक आवाज़ आ रही है मेरी? कोशिश करेंगे जी खुर्रम शहजाद साहब से हम दोबारा से रब्ता कर सकें। हम आपको ये रहे हैं कि अमेरिकी नायब सदर कमला हैरिस, जिन्होंने पहले ये एक तारीख रकम की थी कि वो अमेरिका की पहली खातून नायब सदर मुंतखब हुई थी। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई खातून जो हैं वो अमेरिका की नायब सदर रही हों। ये तो उन्होंने रिकॉर्ड बनाया, लेकिन अब एक और रिकॉर्ड जो है, एक और तारीख जो है वो उनके हिस्से में आई। आगो के इसमें उनको कोई अपना हाथ नहीं था, इसमें जो बाइडन की तबीयत का हाथ था। हुआ ये कि जो बाइडन जो है उनको एक रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए कुछ देर के लिए अब बेहोश करना पड़ा, एनेस्थीसिया देना पड़ा और इस दौरान अमेरिका का सदर कौन होगा उन 85 मिनट के लिए ये तय करना था। और ये प्रेस सेक्रेटरी जो हैं वाइट हाउस के, उन्होंने वजाहत किया है कि सदारती इख्तियारात की मुंतकली कोई नई बात नहीं है, ऐसा अमरीकी कानून में गुंजाइश रखी गई है। अमरीकी आइन ये कहता है कि अगर सदर जो हैं वो थोड़ी देर के लिए अवेलेबल नहीं है या कितने भी टाइम के लिए अवेलेबल नहीं है, तो जो नायब सदर हैं वो ये ओहदा संभालेंगे या संभालेंगी। तो कमला ने ये ओहदा संभाला। इसी पर हम बात करेंगे खुर्रम शहजाद साहब से, वाशिंगटन से हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार, वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू कि आप हमारे लिए, हमारे प्रोग्राम के लिए अपना टाइम स्पेयर कर रहे हैं। खुर्रम शहजाद साहब, ये फरमा दीजिएगा कि पहले हमने ये देखा कि अमेरिकी तारीख में पहली बार कोई भी खातून जो हैं वो नायब सदर बनती हैं। अब हम ये देख रहे हैं कि तारीख में पहली बार किसी खातून को सदारती इख्तियारात मिले हैं, चाहे 85 मिनट के लिए सही, थोड़ी देर के लिए सही। लेकिन आप क्या बताएंगे कि इससे मुस्तकबिल में जो ख़वातीन को आला ओहदे मिलने का एक सिलसिला है, उसमें कितने मज़ीद मौक़े जो हैं मुयस्सर आ सकते हैं कमला हैरिस को देखते हुए? जी बिल्कुल, इसमें जो सबसे बड़ा जो क्रैक हमने देखा वो 2016 के इलेक्शन में, जब हिलरी क्लिंटन जो सदर ट्रंप के बहुत करीब पहुंच गई थी और उन्होंने मेजॉरिटी वोट भी हासिल किया उस के दौरान। तो हमने वहाँ पे एक बड़ा क्रैक देखा, जो जिसे अमेरिका में कहा जाता है ग्लास सीलिंग के अंदर, कि ख़वातीन की जो इस वक्त जो तादाद थी, उसमें हमने उसी वजह से हमने देखा कि अब ख़वातीन की जो डेमोक्रेट पार्टी है उसके अंदर 27% जो ख़वातीन हैं वो रिप्रेजेंट कर रही हैं कांग्रेस के अंदर। तो उस हवाले से कांग्रेस सेनेट के अंदर, तो उस हवाले से जो एक बहुत बड़ा इसको कदम कहा जा रहा है कि ना सिर्फ ये हिस्ट्री बन रही है, बल्कि जो एक कलर्ड वुमेन और साथ में एक इमिग्रेंट जो पेरेंट्स हैं उनकी जो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन है, उसको यहाँ पे ना सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट बनी, उसके बाद खातून के तौर पे उन्होंने अब टेम्परेरी एक प्रेसिडेंशियल
जो है वो एक ओहदा सँभाला थोड़ी देर के लिए। इसी तरह की जो हमने मिसाल जो है वो माज़ी में देखी, इसी के अंदर इसी जो स्पीकर ऑफ द हाउस नैंसी पेलोसी, उन्होंने भी यहाँ पे एक तारीख़ रकम की। और इस हवाले से जो ख़ास तौर पे जो डेमोक्रेट पार्टी है उसके अंदर ख़वातीन की मूवमेंट बहुत तेज़ी के साथ वो मैं मूव इसी हो बात रही पे हैं। आना चाह रही थी। ये आपने कहा ना कि ख़ास तौर पर जो डेमोक्रेट्स हैं उनके अंदर ख़वातीन को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, आला ओहदों तक भी लाया जा रहा है। लेकिन ये बता दीजिएगा कि क्या जो रिपब्लिकन पार्टी है उसमें भी हमें इस तर्ज की सियासत देखने को मिलेगी? कुछ सोचा जा रहा है, कुछ ख़वातीन को आगे लाने के लिए एफर्ट्स की जाएंगी आइंदा आने वाले वक्त में, आप समझते हैं रिपब्लिकन की जानिब से? तो हाँ, बिल्कुल आइडियोलॉजी जो है, जो रिपब्लिकन पार्टी की जो आइडियोलॉजी है वो कंज़र्वेटिव है। उसके अंदर ख़वातीन की जो इख्तियारात हैं उनको हमेशा से महदूद ही देखा गया है। उसी वजह से हम देखते हैं कि कांग्रेस के अंदर 14% जो है वो ख़वातीन की रिप्रेज़ेंटेशन है रिपब्लिकन, जबकि 38% वो जो है रिप्रेज़ेंटेशन है वो डेमोक्रेट पार्टी के अंदर ख़वातीन की है। तो वहाँ पे भी हमने इसका डेफ़िसिट देखा। लेकिन मोस्ट रिसेंटली इसके अंदर जो काफ़ी रिफ़ॉर्म्स विदिन द रिपब्लिकन पार्टी, चाहे वो टी पार्टी की सूरत में हो या दूसरे उनके इंटरनल जो ग्रुप्स बने हुए हैं, उसके अंदर ख़वातीन की मूवमेंट्स जो है वो काफ़ी उसके अंदर एंगेजमेंट नज़र आ रही है। उसकी वजह अभी हमने जो मोस्ट रिसेंट इलेक्शन जो नवंबर में इलेक्शन हुए उसके अंदर भी हमने देखा कि रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है उसने विन किया न्यू जर्सी और वर्जीनिया के अंदर। तो डेफिनेटली ये नज़र आ रहा है कि विद इन रिपब्लिकन पार्टी उनको ये नज़र आ रहा है कि अब ख़वातीन को एम्पावर करने का टाइम आ गया है। लेकिन जो डेमोक्रेट पार्टी के अंदर अगर जो मूवमेंट हम देखते हैं, जो जिसके अंदर हम देखते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में ख़वातीन जो सामने आई हैं 2016 के बाद, वो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो रवैया था ख़वातीन के बारे में, जो उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की, जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दी ख़वातीन के बारे में, तो उस हवाले से रिपब्लिकन पार्टी अगरचे ख़वातीन ने डेमोक्रेट्स को वोट नहीं डाले, लेकिन उन्होंने वोट ही नहीं कास्ट किया, जो इवेंचुअली जो बाइडेन और कैमला हैरिस को उसकी हेल्प हुई। उस हवाले से जो ख़वातीन की उस 4 साल के दौरान जो सदर ट्रंप के जो 4 साल थे, उसके दौरान जो ख़वातीन की तज़लील होती रही स्टेटमेंट्स के ज़रिए, बिल्कुल। वहाँ पे काफ़ी जो डेमोक्रेट रिपब्लिकन पार्टी में ख़वातीन को काफ़ी वहाँ पे जो है वो शर्मिंदगी का सामना था कि हम काफ़ी एक ज़्यादा ऐसी यानी पार्टी दोनों में डिफरेंस है। एक जानिब औरत को एहतराम दिया जा रहा है तो रिपब्लिकन पार्टी में आप देख रहे हैं कि वो मकाम देना तो दूर की बात है, अलबत्ता तज़हीक का निशाना ज़रूर बनाया जाता रहा है, जिस तरह से आपने एक दो वाक़यात का जिक्र किया। अच्छा ये फरमा दीजिएगा, अब कुछ जो बाइडन की सेहत के हवाले से, उनकी तबीयत के हवाले से बात कर लेते हैं ना, क्योंकि ये जो कमला को जो मौका मिला है ये उसी वजह से मिला कि जो बाइडन की सेहत सही नहीं है। ये फरमा दीजिएगा कि जो बाइडन की उम्र हो, उनकी सेहत हो, पिछले इलेक्शन मुहिम के दौरान भी मुखालिफिन की जानिब से उसको निशाना बनाया गया था ना कि बहुत ज़्यादा एजड हैं, फिट नहीं हैं, लेकिन अब उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि 2024 में भी वो दोबारा इलेक्शन लड़ने का इरादा रखते हैं। अ, क्या आपको लगता है कि वो वाक़तन फिट हैं या जो तनकीद उन पर की जा रही है वो कहीं ना कहीं सही है? जो 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 अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम है, इसके अंदर जो जब एक बनाया जाता है, जोड़ा बनाया जाता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का, ये 8 साल के को मद्देनज़र रख के ही बनाया जाता है। तो डेमोक्रेट पार्टी के अंदर तो वो एक ही पेज पे हैं कि जो सदर बाइडेन हैं, वो अगले इलेक्शन उनको लड़ना चाहिए, क्योंकि वो उनको जो पार्टी के लिए डैमेजिंग होगा अगर वो स्टेप डाउन होते हैं। दूसरी तरफ अगर रिपब्लिकन पार्टी की तरफ देखा जाए तो उनके अंदर काफ़ी मोमेंटम आ गया, जो सदर बाइडेन अफ़गानिस्तान में डिलीवर नहीं कर सके, ये सदर्न बॉर्डर है, जो मेक्सिको बॉर्डर है वहाँ पे डिलीवर नहीं कर सके, वहाँ पे जो इस वक़्त इमिग्रेंट के जो क्राइसिस चल रहे हैं, उसके ऊपर भी डिलीवर नहीं कर सके। उसके बाद अभी उन्होंने 1.1 ट्रिलियन का जो नया बाइपार्टिज़न बिल लेके आए, उसके अंदर उनको काफ़ी सेटबैक हुआ। तो इंटरनल जो उनकी पॉलिटिक्स है, उस हवाले से उनको काफ़ी सेटबैक हुआ। उसी हवाले से जो रिपब्लिकन पार्टी है, उनको वो चाहते हैं कि बाइडेन रहें। वो ये नहीं है कि वो से इस वजह से, लेकिन डेमोक्रेट पार्टी उसको डिफरेंट एंगल से देख रही है कि अगर सदर बाइडेन जो है उन्होंने फैसला कर लिया है लड़ने का, तो हमें किन बेसिस के ऊपर उनको आगे लेके आना है। तो सदर बाइडेन का पहली बात तो ये है कि कैमला हैरिस जो है वो एज ए वाइस प्रेसिडेंट ही आएंगे। ये इनका डेमोक्रेटिक एक पॉलिटिकल सिस्टम है, जिसके अंदर जो मोस्टली जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एज ए वाइस प्रेसिडेंट ही आता है, अनलेस अदरवाइज के उनके अंदर कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो जाए, जैसे कि सदर फौत हो जाता है ठीक है, अगर या बाइडेन आ रहे हैं तो फिर कवी इम्कानात यही हैं कि नायब जो हैं वो फिर से कमला हैरिस ही होंगी। आप बता रहे हैं कि इसी तरह से डिज़ाइन भी किया जाता है सारा जो मामला है। अच्छा ये बता दीजिएगा, कमला हैरिस को चूँकि हम डिस्कस कर रहे हैं, तारकीन वतन की बेटी है ना, जैसे अभी आपने भी अपनी गुफ्तगू में जिक्र किया, लेकिन तारकीन वतन के हवाले से जो उनके ख्यालात थे, जो उनके वादे थे, जिसको बेशुमार औकात में हमने देखा कि इजहार कर चुकी हैं, वो नायब सदर बनने के बाद उस पर अमल करती हुई तो हमें कहीं पर भी नहीं दिखाई दी। इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं आपकी नज़र में?
जी, बिल्कुल। पहले तो आप इसमें जो सबसे बड़ी जो चीज़ थी इनके ऊपर जो इंडिया के साथ इनका जो रिलेशन था, उस हवाले से इनके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान था कि क्या ये जो है ये इंडिया को फ़ेवर देने में करने की कोशिश करेंगे कि नहीं? वो उसकी हमने मिसाल देखी कि जब मोदी आए यहाँ पे चंद महीनों पहले तो उनका ख़्याल था कि कैमला हैरिस की तरफ से उनको बड़ा प्रोटोकॉल मिलेगा। लेकिन कैमला हैरिस ने कोल्ड शोल्डर दिया जिसके नतीजे में मोदी अपना 5 दिन का दौरा 3 दिन में करके भाग गए। तो उस हवाले से जो इन्होंने जो वादे इमिग्रेशन के हवाले से जो उन्होंने वादे किए थे 76 डेज़ तक ये कुछ डिलीवर नहीं कर सकी। पहले 76 दिन इन्होंने बिल्कुल चुप साध ली। उसके बाद जो इमिग्रेशन से रिलेटेड जो कमिटीज़ बनाई गई, उनके अंदर इनका इन्फ्लुएंस बिल्कुल ना होने के बराबर था। और इसी का इज़हार इन्होंने जब अफ़गानिस्तान के ऊपर इन्होंने जब वहाँ से निकलने का फैसला किया तो कैमला हैरिस ने बर्मला कहा कि मुझे किसी फैसले में भी शामिल नहीं किया गया। तो इस हवाले से उनकी जो डिसीजन मेकिंग के अंदर उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो ना होने के बराबर है। उसी वजह से हम देखते हैं कि जो उन्होंने फैसले जो वादे किए थे, जो इमिग्रेंट्स के हवाले से वादे किए थे, सदर्न बॉर्डर के हवाले से वादे किए थे, इमिग्रेशन के जो यहाँ पे जो मुख्तलिफ प्रोग्राम्स थे, उसके अंदर जो वादे थे वो सदर बाइडन की तरफ से उनकी तरफ स्टेटमेंट्स आई हैं, लेकिन कैमला हैरिस की तरफ से हमने देखा कि हमने कोई सॉलिड किस्म की जो पोजीशन है वो मेंटेन नहीं कर पाई इस सारे अमल के दौरान। उसी वजह से इनकी जो रेटिंग है इस वक्त अच्छा, मुझे ये कहा जा रहा है खुर्रम शहजाद साहब, वक्त हमारे पास कम है, आपको मैं शुक्रिया अदा करना है, लेकिन जाते जाते मैं चाहूँगी मुख्तसर अगर आप कमेंट कर सकें कि तारकीन वतन के हवाले से वो कुछ कर पाई या नहीं कर पाई हैं, क्या रीज़न है क्या नहीं, इस पर तो आपने बात की। मुझे ये बता दीजिएगा सियाह फाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए वो क्या कर पाई हैं, उस सिलसिले में भी तो हमने कुछ होते हुए नहीं देखा है। ब्लैक लाइव मैटर के नाम से मुहिम भी चलती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कामिला उसमें कहाँ हमें दिखाई देती हैं? जी, बिल्कुल। इस वक़्त जो अफ़्रीकन अमेरिकन है वो सख्त इस वक़्त जो है वो नालाँ हैं। हाँ जी। कैमला हैरिस के साथ उन्होंने कहा जो उन्होंने वादे किए थे, पुलिस रिफ़ॉर्म के वादे किए थे। अफ़्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी के हवाले से जो गैंग और क्राइम से रिलेटेड यहाँ पे एनफोर्समेंट के हवाले से जो वादे किए थे और इसके अलावा जो कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए जो उन्होंने फंडिंग के वादे किए थे, उनमें से कोई वादा भी उन्होंने पूरा नहीं किया। उनका जो अक्रॉस अमेरिका इस वक़्त अफ़्रीकन अमेरिकन का ये ख़्याल है कि 2020 में जो हमने उनको वोट दिया, उसके नतीजे में हमारे जो वादे थे उनमें से 10% भी हमें कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं दी रही। तो खासतौर पे इस वक़्त जो कैमला हैरिस है उन्होंने कोई स्टेटमेंट या कोई ऐसी एफर्ट करने की भी कोशिश नहीं की जिससे जो अफ्रीकन अमेरिकन को खुश होने की कोई मौका मिल सके। तो इस हवाले से काफ़ी उनको तनकीद का सामना है विद इन द अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी और खासतौर पे पुलिस रिफॉर्म और जराइम जो कंट्रोल की जो फोर्सेज़ है ठीक उसके है। अंदर उनका बिल्कुल भी कोई उन्होंने इक़दाम नहीं। सही है, मौक़े उनको बड़े-बड़े मिल रहे हैं खुर्रम, जो आपकी गुफ्तगू से, आपके तज्ज़िये से हम तक पहुँचे हैं, लेकिन वो इन मौक़ों का जिस तरह से फ़ायदा उठा सकती हैं स्याह फ़ाम लोगों के लिए या दीगर मामलात के अंदर, उस तरह से वो फ़ायदा उठाती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। अच्छा, बहरहाल वाशिंगटन से आप खुर्रम शहज़ाद हमारे साथ मौजूद थे, अपना तज्ज़िया शेयर कर रहे थे, हमें सूरत हाल बता रहे थे, ख़ास तौर पर कमला हैरिस के हवाले से बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहज़ाद आपके वक्त के लिए, हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा जी, अभी खुर्रम शहज़ाद से जो हम बात कर रहे थे वो ये था कि कमला हैरिस ने जो स्याह फ़ाम हैं, ख़ुद चूँकि वो उस नस्ल से ताल्लुक़ रखती हैं, उनके लिए उन्होंने कोई ख़ासा किरदार अदा नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है। क्यों काम नहीं किया है ये तो हमने आपको बता दिया, लेकिन अमेरिका में अब स्याह फ़ामों के साथ हो क्या रहा है, इस पे कुछ बात कर लेते हैं। बताना हमें आज आपको यह है कि नस्ली इम्तियाज़ के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे के दौरान 2 अफराद के कत्ल करने वाले सफ़ेद फ़ाम अमरीकी अदालत ने जिसने अदालत को रो रो कर कहा जाए ना कि आसमान पर उठा लिया था तो गलत नहीं होगा, 2 मुजाहिरीन के कत्ल के इल्ज़ाम में ये गिरफ्तार था, लेकिन इससे सफ़ेद फ़ाम मुलज़िम को बरी कर दिया गया है। वाक़या क्या है, कब इसने ये कत्ल किए थे, क्यों इसको अरेस्ट किया गया, फिर इसको रिहाई कैसे मिल गई है और इस पर हुकूमती और स्याह फ़ाम जो हैं वो क्या रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, पहले ये सारी चीज़ें एक रिपोर्ट में जान लेते हैं, फिर इस पर हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सफेद फार्म अमेरिकी शहरी कायल रिटनहाउस ने 25 अगस्त 2020 को कनोशा में नस्ली इम्तियाज के खिलाफ मुजाहरा करने वालों पर फायरिंग करके 2 अफराद को हलाक और 1 को जख्मी किया था। कायल रिटनहाउस ने अदालत में अपनी सफाई पेश की कि उसे मुजाहिरीन की तरफ से जान का खतरा पैदा हो गया था और अपने तहफ्फुज में गोली चलाई थी। अमेरिकी अदालत की 12 रुकनी टीम ने 25 घंटे गौर करने के बाद कायल रिटनहाउस को शक का फायदा देते हुए बरी कर दिया। कायल रिटनहाउस की रिहाई पर स्याह फार्म कम्युनिटी सरापा एहतजाज है। डेमोक्रेट अराकीन ने फैसले को अदालत की बेज़मीरी करार दे दिया, जबकि सदर जो बाइडेन का कहना है कि फैसले से मुझ समेत कई अमरीकियों को गुस्सा और तशवीश हो सकती है, मगर सबको ये तस्लीम करना चाहिए कि अब अदालत फैसला सुना चुकी है। अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस ने फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि
कि ये फैसला अपनी तशरीह आप कर रहा है। कोरी बुश ने रद्द-ए-अमल में कहा कि इंसाफ का निजाम ऐसा है कि सफेद फार्म इंतहा पसंद आजाद घूमे और सयाम फार्म पिंजरों में कैद रहे, जबकि कांग्रेसमैन अड्रियानो का कहना था कि इंसाफ होने से रोकने के लिए सफेद आंसू ही काफी हैं। एक और कातिल को आजाद किया गया। अमरीकी निजाम बुरी तरह तबाह हो चुका है। अक्सर रिपब्लिकन अराकीन कांग्रेस की जानिब से कायल रिटनहाउस से मुतालिक अदालती फैसले का खैर मकदम किया गया। साबिक सदर ट्रंप ने अपने हामियों के नाम एक पैगाम में इस फैसले पर खुशी का इजहार किया है। कांग्रेसमैन टेलर ग्रीनी का कहना है कि तहफ्फुज करने वाले अच्छे होते हैं और कायल भी अच्छा लड़का है, जबकि रिपब्लिकन कांग्रेसमैन गाइटन्स ने कहा कि कायल कांग्रेस में इंटर्नशिप मिलने का हकदार है। कायल बड़ा अच्छा लड़का है, कायल के साथ जो कुछ हुआ वही होना चाहिए था। ये तो एक जानिब का स्टेटमेंट है जो हम आपको बता रहे थे, जो बहुत सारे लोगों की जानिब से अमेरिका में दिया जा रहा है। लेकिन ये तमाम के तमाम लोग जो हैं ये सफ़ेद फार्म है। जो स्याह फार्म है वो क्या कहते दिखाई दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जी सफ़ेद आंसू काफ़ी हैं जो अदालत में बहाए गए, लेकिन वो सफ़ेद फार्म के आंसू थे, इसलिए वो रंग ले आए हैं। उनकी आज़ादी जो है वो करार दे दी गई अदालत की जानिब से। लेकिन ये मामला क्या है, किस तरफ ले जा सकता है, ख़ास तौर पर अमेरिका में जो एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है स्याह फार्म लोगों को लेकर, उस पर ये किस तरह से असरअंदाज हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे अदनान बुखारी साहब से, जो कि अमेरिका से हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं। सियासी और समाजी कारकुन हैं, इस तरह के मामलात पर बड़ा जानदार तज्जिया रखते हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदनान बुखारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अपने शो पे बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया जी कि आप हमारी रिक्वेस्ट पर हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान बुखारी, ज़रा ये फरमा दीजिएगा, सफ़ेद फार्म इंतहा पसंद जो हैं वो आज़ाद घूमते रहें, स्याह फार्म जो हैं वो कत्ल होते रहें, उनकी कहीं आवाज़ नहीं सुनी जाएगी, लेकिन अगर सफ़ेद फार्म चंद सफ़ेद आंसू बहा देता है तो बहुत ज़्यादा कीमती हैं, कुछ लोगों के दिल पे असर रखते हैं और आज़ादी भी मिल जाती है। ऐसा ही है, यही हुआ है इस केस के अंदर? देखिए जी, इस फैसले ये जो केस में डिसीजन ली गई है, इसमें डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट मानी रखते हैं। अगर आप एक पर्सन ऑफ कलर हैं जिस तरह कि मैं हूँ, तो ये एक अनदर एग्जांपल है रेसिज्म का और इनजस्टिस का जो इस कंट्री में हो रही है। अगर आप स्याह फार्म हैं तो आपको ये किलिंग याद दिलाती है अहमद आबरी की जो जॉर्जिया में कत्ल हुआ, जॉर्ज फ्लॉयड की जो मिनेसोटा में कत्ल हुआ, या ट्रेवॉन मार्टिन की जिसका फ्लोरिडा में कत्ल हुआ। आपको अपनी कम्युनिटीज क्रिमिनलाइज होती हुई नजर आ रही हैं और डीह्यूमनाइज नजर होती हुई आ रही हैं। अगर आप एक इमिग्रेंट हैं, वो भी जैसे मैं हूं, तो आपको ये इमेजेस याद दिला रहे हैं कि ऑफिसर्स घोड़ों पे कोड़े मार रहे हैं रेफ्यूजीज को, कि जो बॉर्डर पे डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं उसमें बुरी कंडीशंस में लोगों को रखा जा रहा है, और आपको नजर आ रहे हैं कि बच्चे, बिलखते हुए बच्चे पेरेंट्स से छीने हुए, फैमिली सेपरेट की जा रही हैं। अगर आप एशियन अमेरिकन हैं तो आपको कोविड-19 के बाद जो एशियन अमेरिकन कम्युनिटीज पे हमले हुए, जिसमें सदर ट्रंप ने उनको बहुत ज्यादा इंसाइट किया, आपको वो याद दिला रही है ये डिसीजन। अगर आप मुसलमान हैं तो आपको 9/11 के बाद होती हुई ज्यादती नजर आ रही है, और अगर आप सफेद फार्म हैं तो आपको कामयाबी नजर आ रही है। आपको विजिलेंटी को एक हीरो बनाता हुआ नजर आ रहे हैं। ठीक है, 2 आंसू जरूर बहा रहे हैं, लेकिन आपको ये कंटिन्यूड लोग जो खासतौर सफेद फार्म हैं उसको नजर आ रहा है कि ओ ये एक अच्छी चीज है, ये कामयाबी है, और ये डिसीजन उनको अपनी तरफ वो समझते हैं कि उनके हक में है। तो अगर आप डिफरेंट कम्युनिटीज को देखें तो हर कम्युनिटी अपने नजरिए से देखा जा रहा है ना, जो जिसको फायदे की चीज़ लग रही है वो उसी तरह के बयानात दे रहा है। लेकिन आज हमने एक और अहम बयान भी देखा अमेरिकी नायब सदर कामिला हैरिस की जानिब से, जिन्होंने कहा कि जो फौजदारी इंसाफ का निज़ाम है इसको मज़ीद मुनसिफाना बनाने के लिए अभी बहुत ज़्यादा काम करना बाकी है। तो क्या अदनान हम ये समझें कि उनका इशारा जो है वो नए कवानीन बनाना है जो स्याह फार्मों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें? देखिए, नए कवानीन की तो बहुत ज़रूरत है, लेकिन इससे पहले कि मैं उस तरफ जाऊं, मैं कहना चाहूँगा कि एक बहुत डिफरेंस है जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और कामला हैरिस, वाइस प्रेसिडेंट कामला हैरिस पोजीशन ले रहे हैं। वो एक सेंस ऑफ काम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर। ठीक है, वो एग्री कर रहे हैं कि जाति है, इनजस्टिस है, वी हैव टू फोकस ऑन दोज थिंग्स, लेकिन साथ साथ वो एक अमन क्रिएट और बाकायदा रखना चाह रहे हैं ताकि कोई वायलेंस ना हो कंट्री में, और अगर कोई वायलेंस का खदशा है तो उसको वो मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने के लिए, क्योंकि वो एक जमहूरी निज़ाम को कायम करना चाह रहे हैं।
اور وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جمہوری نظام کو ریفارم کی ضرورت ہے. اور اگر ہم اس کو ایک بگ پکچر کے حساب سے دیکھیں تو 20th سینچری میں پچھلی صدی میں جو ہم نے یہ سول رائٹس موومنٹس دیکھی اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ سول رائٹس موومنٹس میں لاز بنے 1965 میں خاص طور پہ جو سول رائٹس پروٹیکشن لاز بنے. اب ہم 21st سینچری میں اس کو سملرلی ایکسپیرینس کر رہے ہیں کہ اتنے زیادہ گیپس ہیں, اتنی انجسٹس ابھی بھی ہے ان لاز کے باوجود کہ ہم مائنورٹی کمیونٹیز کو ڈفرینٹ لاز چاہیے تاکہ وہ ہمیں صحیح طرح پروٹیکٹ کر سکیں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ڈنر ٹیبل پہ میں بتانا چاہوں گا کہ ڈنر ٹیبل پہ کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں. تو ڈنر ٹیبل پہ امریکی گھروں میں ڈنر ٹیبل پہ یہ بات چل رہی ہے کہ دیکھیں جی, ایک طرف تو جنوری 6 ہوا. جنوری 6 کے واقعے میں سفید فام کیپٹل, یو ایس کیپٹل, کانگریس میں انہوں نے حملہ کیا, اٹیک کیا. نینسی پلوسی اسپیکر کے دفتر میں تک پہنچ گئے اور لوگ کہتے ہیں بتائیں جی کتنی گولیاں چلیں. افسر مرے اس میں, لیکن آفیسرز نے کتنی گولیاں چلائیں سفید فام لوگوں پہ. تب کائل ریٹن ہاؤس جیسے لوگ کہاں تھے نہیں تو جو یہ اپنے آپ جو کو ویجیلینٹی سارے مانتے ہیں. سوالات ہیں جو فیملیز کے اندر گفتگو ہو رہی ہے, جو چیزیں ہو رہی ہیں اس وقت امریکہ کے اندر, خاص طور پر اس فیصلے کو لے کر, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اس چیز کو اور ہوا دیں گی؟ سیاہ فام جو ہیں ان کی جو ایک کہہ لیں کہ احساس کمتری ہے وہ اور بڑھتا چلا جائے گا, سفید فام جو ہیں ان کا احساس برتری اور بڑھتا چلا جائے گا. تو یہ جو ایک کھلا تضاد سامنے آئے گا یہ تو امریکہ کی فضا کو, امریکہ کے ماحول کو اور زیادہ خراب کر دے گا جہاں نسلی تعصب کی بات ہوتی ہے. عدنان جی دیکھیں, یہ ڈسکشن بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ہے, کیونکہ جب ڈسکشن آپ کریں گے تو پھر آپ اوائڈ نہیں کر رہے جو ریالٹیز ہیں. ریالٹی تو ہے یہ کہ ایک امبیلنس ہے. وائٹ سپریمیسی جو ہے وہ کوئی خیال نہیں ہے, وہ واقعی حقیقت ہے. اور چونکہ وہ حقیقت ہے اس کو ڈائلاگ کے تھرو ڈسکس کر کے بتایا جائے کہ بھئی کس طرح ایکوالٹی کریں گے. ایٹ دی اینڈ آف اٹ جو روٹ کاز ہے وہ ان ایکوٹی اور ان ایکوالٹی پہ ہی آتی ہے. چاہے آپ اکنامک ان ایکوالٹی کہہ دیں اسے, چاہے آپ اس کو جو ہے وہ ریشل ان ایکوالٹی کہہ دیں, آپ جیسی مرضی ان ایکوالٹی اس کے بارے میں بات کریں. الٹیمیٹلی اگر ہم ان ایکوالٹیز کو ایڈریس نہیں کریں گے تو ٹینشنز تو رہیں گی, کیونکہ کچھ لوگ ہوں گے جن کے پاس زیادہ ہوگا, کچھ لوگ ہوں گے جن کے پاس کم ہوگا, اور وہ آپس میں اسی کو کلیش کرتے رہیں گے. تو ڈائلاگ جب کریں گے وہ تو جو پیپل آف کلر ہیں وہ بات یہ نہیں کہہ رہے کہ بھی ہمیں کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ دو, وہ بات یہ کہہ رہے ہیں ہمیں ایکول ٹریٹمنٹ دو, بلکہ جو اسپیشل فوکس ہے وہ بلکہ ٹارگیٹڈ فوکس ہے, اور اس فوکس کو ہٹایا جائے کیونکہ یہ زیادتی ہے اور یہ زیادتی کنٹینیو رہے گی انلیس لوگ جو ہیں وہ پرامن طریقے سے آواز اٹھائیں گے, یکجہتا ہوں گے اور آگے کوئی سولوشنز پیش کریں گے. سولوشنز پیش کرنا بہت ضروری ہے, ادروائز یہ جو کلیش ہے, یہ سویلائزیشن کلیش, یہ چلتا رہے گا اور اس کی کوئی ریزولوشن نہیں نکل سکے گی. اور اس میں قانون اور رول آف لا جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. اور یہ کیونکہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے, ملک کافی بڑا ہے, بہت زیادہ ریاستیں ہیں, یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ جو وسکانسن کا لا ہے, اور جو انسان وسکانسن میں ایسے کرائمز کر کے بچ سکتا ہے یا بری ہو سکتا ہے, یا الج کرائمز کر کے بچ سکتا ہے, بری ہو سکتا ہے, شاید یہ وہ بڑی ایک طویل کہیں اور بحث نہ ہے ہو کہ سکے. اگر اس طرح کے واقعات کو کنٹرول نہیں کیا جاتا ہے یا اگر اس طرح کے فیصلے جو ہے وہ سامنے آتے رہتے ہیں تو صورتحال اور گھمبیر ہو سکتی ہے. اچھا مجھے یہ بتا دیجیے گا, جہاں بہت سارے لوگ تنقید کر رہے ہیں وہاں ٹرمپ اور ان کے حامی جو ہیں وہ اس فیصلے سے بہت زیادہ خوش دکھائی دیتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس فیصلے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے ٹرمپ کی جانب سے, ریپبلکنز کی جانب سے؟ بالکل کیا جا سکتا ہے, اور آپ نے اپنی رپورٹ میں پہلے بھی خود ہی بیان کیا کہ جو کچھ ممبرز آف کانگریس ہیں, ایٹ لیسٹ 3 کا تو مجھے پتا ہے, جنہوں نے کائل ریٹن ہاؤس کو جاب آفر کی ہے کہ آؤ جاؤ تم یو ایس کیپٹل میں آ کے ہمارے لیے کام کرو, انٹرنشپ کی آفر دی ہے. آپ کو پتہ یہ ہے کہ فاکس نیوز جو یہاں پہ بہت بڑا کنزرویٹو سائٹ پہ چینل ہے, دیکھا جاتا ہے, اس پہ آج کائل ریٹن ہاؤس جو ہے اس کا پورا ایک پروگرام ہے جس پہ وہ ملینز آف لوگوں کو اپنا میسج دے سکے گا, اس کو ایک پلیٹ فارم مل رہا ہے اپنی سٹوری سنانے کے لیے. اور یہ ابھی ختم نہیں ہوا, ابھی 2022 کے جو اگلے کنگریشنل الیکشنز آ رہے ہیں, میں اس میں سمجھتا ہوں کہ کائل ریٹن ہاؤس کو پرابیبلی ایک ہیرو کے درجہ دے کے بہت زیادہ ایکٹیو کیا جائے گا تاکہ بیس ایکٹیو ہو اور بیس کو آگے جو ہے وہ ووٹ کے لیے نکال سکیں لوگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بہت زیادہ پولیٹیسائز اور بھی کیا جائے گا.
اور جی یہ بھی امپورٹنٹ ہے کہ دیکھا جائے کہ پچھلے 4 سالوں میں کتنی پولیٹیسائزیشن آلریڈی ہو چکی ہے، کتنا پولیٹیسائز کیا جا چکا ہے ٹرمپ کے زمانے سے ایون بفور ہم، اور کتنا ہیٹ کرائم ساتھ ساتھ بڑا ہے، اور ٹھیک کتنی ہے، اس چیز ڈویژن کو تو کنٹری میں پیدا ہوئی ہے۔ بہت سارے جو چیزیں ہیں اس سے لنک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، فائدہ اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، بیس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن امریکہ کی اپنی بیس جو ہے، اپنی بنیاد جو ہے وہ ہل سکتی ہے اگر اسی طرح کے واقعات پیش آتے رہے، اور اسی طرح سے اگر دونوں طرف سے، ایک طرف سے احساس کمتری اور ایک طرف سے احساس برتری جو ہے وہ بڑھتا گیا، تو بہت سارے پرابلمز جو ہوں گے وہ امریکہ ہی کے لیے ہوں گے۔ بہرحال عدنان بخاری صاحب، آپ سیاسی اور سماجی کارکن ہیں، امریکہ سے براہ راست ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ موجود تھے، ہم سے بات کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ اچھا جی، امریکہ کی ہم بات کر رہے تھے، وہاں کیا ہو رہا ہے، نسلی امتیاز ہے، کیوں ہے، کس طرح سے، یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی، خیر اس پر بہت لمبی بحث کی جا سکتی ہے، لیکن ابھی ہمیں بحث کرنی ہے، ابھی ہمیں بات کرنی ہے اس ملک کی جس کو اگر کہا جائے کہ برباد کرنے میں، تباہ کرنے میں بہت زیادہ ہاتھ رہا ہے امریکہ کا، امریکہ کی غلط پالیسیوں کا تو غلط نہیں ہوگا، میں ذکر کر رہی ہوں جنوبی ایشیائی ملک افغانستان کی۔ افغانستان کی حکومت جہاں عالمی برادری سے مرکزی بینک کے منجمد اثاثے بحال کرنے کا مطالبہ کرتی ہے، ہمیں دکھائی دیتی ہے ناظرین، وہیں اب اقوام متحدہ نے بھی خبردار کر دیا ہے کہ افغانستان کا بینکنگ نظام جو ہے وہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ یو این ڈی پی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان کی محدود پیداواری صلاحیت کو بہتر بنانے اور بینکاری نظام کو تباہ ہونے سے بچانے کے لیے مسئلے کو حل کرنے کی فوری ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے۔ آپ کو بتائیں کہ معاشی چیلنجز کا سامنا کرنے والے افغان طالبان کے ساتھ عوام بھی تشویش میں مبتلا ہیں، غربت ہے، مہنگائی ہے، بہت زیادہ یہ بڑھ رہی ہے، اور اس کا سامنا کرنے والی جو خواتین ہیں وہ اب اپنے بچوں کو فروخت کرنے پر مجبور ہو گئی ہیں۔ پچھلے کئی دنوں سے ایسے واقعات میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل رہے ہیں، اپنے بچوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، بورڈز اٹھائے ہوئے ہیں جن کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جی بچے برائے فروخت ہیں۔ یہ ایسے ہی کچھ چیزیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، ایسے ہی کچھ مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یونیسیف کی حالیہ رپورٹ کی بات کر لیں ناظرین، تو وہ بتاتی ہے کہ 20 دن کے بچوں کو بیچ کر گزر بسر کرنے پر مجبور ہیں یہاں کی خواتین۔ خبردار یہ بھی کیا گیا ہے اس رپورٹ کے اندر کہ اگر بیرونی امداد اور افغانستان کے منجمد اثاثے بحال نہ کیے گئے تو آنے والا وقت مزید خوفناک ہو سکتا ہے۔ چند روز پہلے بھی افغان قائم مقام وزیر خارجہ نے امریکی کانگریس کو کھلا خط لکھا تھا اور اپنے تحفظات سے آگاہ کیا تھا، ان سے اپیل کی گئی تھی، بار بار مطالبہ کیا گیا ہے کہ خدارا جو ہمارے منجمد اثاثے ہیں اس کو بحال کر دیں، کسی اور بنیاد پر اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں، کسی اور سوچ کے تحت اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو انسانی بنیادوں پر یہ اثاثے بحال کر دیجئے۔ ہمارے ملک میں آپ آ کر دیکھیے کہ حالات کیا ہیں، ہم سے جو آپ مطالبات کر رہے ہیں، ہم سے جو آپ وعدے چاہ رہے ہیں، ہم سے جو آپ عمل چاہ رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں وقت درکار ہے، یہ وقت دینے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے۔ ہاں اگر وقت دیا جا رہا ہے، کسی چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے، تو شاید وہ یہ ہے کہ افغانستان مزید تباہ کب ہوتا ہے۔ اب یہ صورتحال سنبھل کیسے سکتی ہے، آئندہ آنے والے کچھ دنوں میں سنبھلتی دکھائی دیتی بھی ہے یا نہیں دیتی ہے، یہ ساری چیزیں سمیرہ خان صاحبہ سے جان لیتے ہیں۔ ماہر ہیں، افغان امور کی بڑی گہری نگاہ رکھتی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں، ہمیں اکثر ہماری ریکویسٹ پر جوائن کرتی ہیں، آج بھی ہمیں ان سے بات کرنی ہے، افغانستان ہی کے حوالے سے ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم سمیرہ خان صاحبہ۔ وعلیکم السلام اسما، تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می۔ سمیرہ خان بہت شکریہ آپ کا، آپ وقت نکال رہی ہیں۔ سمیرہ خان، جب بھی آپ سے بات ہو رہی ہے افغانستان کو لے کر، جب سے طالبان نے یہاں پر حکومت سنبھالی ہے، وہ حکومت جس کو کوئی ماننے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، سچویشن بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ جب بھی ہم آپ سے بات کرتے ہیں، اختتام گفتگو کا اس پہ ہوتا ہے کہ امید کرتے ہیں جی کہ افغانستان کے اندر حالات بہتر ہو جائیں گے، امید کرتے ہیں جی کہ عالمی برادری جاگ جائے گی، امید کرتے ہیں کہ جی امریکہ کو کچھ خیال آ جائے گا، امید کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ کوئی ایکشن لے گا۔ کوئی ایکشن، کوئی ری ایکشن، کچھ بھی نہیں ہے۔ والدین جو ہیں وہ اپنے بچے بیچنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ پہلے تو میں چاہوں گی کہ ذرا سچویشن آپ ہم پہ ذرا اس کو ایلیبوریٹ کر دیں، واقعتاً ایسا ہے وہاں پر افغانستان کے اندر اتنی بھوک، اتنا افلاس ہے وہاں پر؟ بالکل ایسا ہی ہے اسما، اور پہلے جن بچوں کی تعداد سینکڑوں میں تھی، سننے میں آ رہا ہے کہ مزید اگر ایک مہینہ اسی طرح سردی میں کھلے آسمان کے نیچے، بغیر کھانے کے، بغیر پانی کے، ہیلتھ اور مزید جو بیسک نیسیسٹیز ہیں، ابھی ہم ایجوکیشن کو تو بالکل چھیڑ ہی نہیں رہے، کیونکہ جو زمینی حقائق ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیسک نیسیسٹیز تک ان کی پہنچ تقریباً ناممکن ہے اس وقت۔ تو سننے میں آ رہا ہے کہ یہ تعداد ہزاروں میں بھی جا سکتی ہے بچوں کی جو میل نیوٹریشن کی، جو کہ ایک میل نرشمنٹ کی شکایت کی وجہ سے جو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے کچھ عرصے میں۔ اور ماؤں کے حوالے سے آ رہا ہے کہ جو جن کے ساتھ انفینٹس ہیں، جن کے ساتھ مدر فیڈ پر بچے ہیں، وہ عورتیں بہت تیزی سے موت کے منہ میں جا رہی ہیں، کیونکہ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے تو وہ بچوں کو دودھ کہاں سے پلائیں گی۔ شاید میری اور آپ کی اس پر پہلے بھی بات ہوئی تھی، کافی بالکل تفصیل سے بالکل۔ بات ہوئی تھی۔ ابھی
कुछ थोड़ी सी उम्मीद जागी है कि हो सकता है अमेरिका को कुछ ये बच्चों को देख के या माओं को देखकर ख्याल आए। आलमी बिरादरी भी इसमें बहुत लान तान कर रही है। मगर असमा अगर वो अकाउंट्स अनफ्रीज कर भी देते हैं तो इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो ट्रांजैक्शनल नेटवर्किंग का है कि अफगानिस्तान का स्टेट बैंक का जो ट्रांजैक्शनल नेटवर्क है उसको फाल करने में बहुत बड़ी मदद की जरूरत है। शायद यही वजह कि आज वजीर आजम ने 5 बिलियन रुपए का जो एक ऐलान किया है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का अफगानिस्तान के लिए, उसमें सबसे पहले मेक श्योर किया गया कि एनएसए जो है मोहिद यूसुफ वो जाएंगे वहां पर, वो मुख्तलिफ हवालों से बातचीत करके एक स्टडी करके डेलीगेशन लेवल की टॉक में वो वापस आएंगे। फिर इसी हफ्ते के आखिर में उनके हेल्थ ऑफिशियल्स का एक डेलीगेशन आ रहा है आला सतही, जो कि आएगा पाकिस्तान से, जिनकी बात होगी और शायद इन तमाम मामलात पर खुलकर बात होगी। नहीं, आज पाकिस्तान तो हेल्प अफगानिस्तान कर की रहा है ना सुमेरा। हमारे अपने मुल्क के अंदर बड़े सारे मसाइल हैं, हमने बहुत सारे अफगान महाजरीन को ऑलरेडी पनाह दे रखी है, उसकी वजह से भी हमारे मुल्क में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जन्म ले रही हैं, लेकिन उसके बावजूद हम लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। मुझे ये बता दीजिएगा, अमेरिका अगर वो मुंजमद असासे बहाल नहीं भी कर रहा है, अमेरिका हो गया, बरतानिया हो गया, दीगर इत्तेहादी ममालिक हो गए, तालिबान हुकूमत से जब मुतालबा करते हैं, वो चीज़ें तो एक जानिब रह गई ना, मुंजमद अकाउंट्स को बहाल करना ना करना, लेकिन मुतालबा जब किया जाता है तो ये किया जाता है जी कि आप ख़वातीन के हुकूक देंगे, आप बच्चों के हुकूक देंगे, तब हम आपसे मज़ीद कोई बात करेंगे। अब इन ख़वातीन की मदद क्यों नहीं की जा रही है? अब इन बच्चों के अब बारे वो में क्यों नहीं तालिबान सोचा ने जा रहा है? कहना क्यों मुंह मोड़ लिया इन तालिबान ने लोगों ने? इसलिए क्या कहना वजूहत शुरू है? कर दिया है, इसी वजह से उनके वजीर खारजा मुत्तकी और उनके जो स्पोक्स पर्सन भी हैं वजारत खारजा के, शायद वो अब क्योंकि उनको ढिटाई की तरफ धकेला जा रहा है। आपको याद होगा हमारी यही बात हुई थी कि अमेरिका की इनको घुटने टेकने पर मजबूर करने की जो एक एफर्ट है वो अमेरिका के गले पड़ रही है। इस वक्त पूरी दुनिया लान तान कर रही है और शायद यही वजह है कि दे कुड नॉट सस्टेन दैट प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर, एंड दैट इज व्हाई दे अनाउंस डिजोर की जगह उन्होंने एक डिफेक्टो अपना जो मिशन है, डिप्लोमेटिक मिशन थ्रू कतर, वो उन्होंने अनाउंस किया। आई थिंक कि कुछ चीजें चल रही हैं, कुछ बातें भी चल रही हैं। यूके के स्टांस को उन्होंने वेलकम किया है तालिबान ने कि बिल्कुल आप इस्लामी इमारत के साथ काम करें, अगर आपको वाकई में कुछ दर्द है अफगानिस्तान का, जो होना था वो हो गया, हमारा मुल्क था हमने ले लिया, सारी जिंदगी तो आप भी अफगानों को खिला नहीं सकते थे। इस बात ने अमरीका समेत तमाम आलमी बिरादरी को सख्त लाजवाब कर दिया है कि हम सारी जिंदगी बैठकर अफगान्स को नहीं खिला सकते थे। ये वॉर इकोनॉमी थी, सस्टेनेबल नहीं थी, आरजी बुनियादों पर खड़ी थी, और वो आरजी बुनियादें किस तेजी से गिरी हैं वो भी दुनिया ने देखा। अब अच्छी बात यह है कि इन अफगान बच्चों और औरतों के लिए मुझे ये पूरा यकीन है और अब उम्मीद भी नजर आ रही है इस तमाम लान तान के बाद, इन 2 माह के अंदर बहुत तेजी से इकदामात किए जाएंगे। एक तो पैसे का, कैश का इनफ्लो जो है वो मुमकिन बनाया जाएगा। पाकिस्तान ने आज एक और अच्छा इकदाम किया कि टैरिफ और सेल्स टैक्स की मद में उन्होंने अफगान एक्सपोर्ट्स पर खुली छूट दे दी है और हमारी एक्सपोर्ट्स वहां कम हो गई हैं, उनकी बहुत ज्यादा हो गई हैं, ताकि उनकी इकोनॉमी को मदद मिले। फिर उनके एविएशन सेक्टर को ठीक किया जा रहा है ताकि वो कैश इनफ्लो जो है वो एनजीओस के थ्रू जो उनको इकोनॉमी मैं में बिल्कुल रेवेन्यू जा रहा है वो एनजीओज के लोगों हवाले तक से ही जाए। बात करना चाह रही थी ना। दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे इमदादी इदारे हैं, बहुत सारे ममालिक के अंदर जाते हैं, इंसानी बुनियादों पर लोगों की मदद करते हैं। आपके पास क्या इत्तलात पहुँच रही हैं? कुछ ऐसे इदारे वहाँ पर पहुँचे हैं, उन्होंने काम करना शुरू किया है, या तालिबान की वजह से वो जो खौफ उनका जिसमें लोगों को मुब्तला करके रखा हुआ है कि वहाँ तो आप जाएंगे आपकी जान शायद महफूज नहीं है, तो ये लोग कतरा तो नहीं रहे वहाँ जाने से, या आ रहे हैं लोगों की कुछ ना कुछ मदद ये लोग कर रहे हैं कम अज़ कम सुमेरा? नहीं, आई थिंक यहाँ पर ऑफिसेज एक्टिव हो चुके हैं। आपको पता है ये काफी अरसे से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के, जब से वो एफपैक टर्मिनोलॉजी अमेरिका ने क्वाड्रिलेटरल एक अरेंजमेंट के बाद इंट्रोड्यूस कराई थी 2008 और 9 के बाद, तो एक रिचर्ड हॉलब्रुक के बाद, उस एरा के बाद, तो उसके बाद तमाम आलमी जो तंजीमें हैं, इमदादी तंजीमें खास करके, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WHO, यूनिसेफ ने जैसे इस मरतबा बच्चों का आलमी दिन नहीं मनाया, अफगानिस्तान के बच्चों को डेडिकेट किया कि भूख से मर रहे हैं, तो इन्होंने इस्लामाबाद में जो अपने ऑफिसेज हैं उनको फाल कर दिया है अंडर द ब्रैकेट फॉर अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, जो कि काफी अरसा हुआ बंद हो चुके थे। इसका मतलब है कि कुछ तो हो रहा है आसमा, जो कि खुशाइंद है। एटलीस्ट एक रमक जागी है उम्मीद की लोगों में
کہ اور ترمز جو ہے جو اس کے بارڈرنگ ایریاز میں ترمز ہے، دریائے آمو کے دوسری پار ازبکستان میں جو امدادی ٹرمینلز بنانے کی خبریں آ رہی ہیں وہ تو بہت خوش آئند ہیں، مگر وہ تمام تر ممالک جو ایک کاسمیٹک میجرز لیا کرتے تھے افغانز کے ساتھ ایک اظہار یکجہتی کے لیے، مجھے افسوس ہوا کہ کل تاجکستان نے تقریباً 20 افغانوں کو ڈیپورٹ کر دیا، ایکسپیل کر دیا. یقیناً کوئی وجوہات ہوں گی، میں یہ نہیں کہتی کہ نہیں تھی، مگر اس وقت تھوڑا سا حوصلہ، تھوڑا سا صبر کر لیتے، تھوڑا حالات بہتر ہو جاتے تو آپ بھیج دیتے ان کو. لیکن بات پھر وہی ہے کہ افغانستان میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے لیے ایک لوگ ان افغانوں کی بڑی تعداد جو کہ اس وقت مغربی ممالک میں ہے، سب سے بڑی مشکلات جو ہیں وہ ٹھیک ہے پیدا وہی ٹھیک ہے، افغان کر رہے مشکلات ہیں بہت جو ہیں خود لیکن کو مشکلات کا حل کہیں نہ کہیں سمیرہ خان نکالا جانا چاہیے. ایسے میں اگر امریکہ بھی مدد کرنے کو بھی تیار نہیں دکھائی دیتا ہے، منجمد اثاثے بحال ہو بھی جاتے ہیں تو مرکزی بینک کو لے کر بہت سارے معاملات ہیں جن کو پہلے حل کیا جائے گا، اس کے بعد لوگوں تک یہ امداد پہنچ سکتی ہے. ساری چیزیں آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں بتا دی. مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ کہیں نہ کہیں آپ یہ سمجھتی ہیں کہ طالبان حکومت جو ہے اس کو کچھ اور کرنے کی بھی ضرورت ہے، فردر کچھ کرنے کی. ایک لیٹر لکھ دیا، اس پہ آپ کی سنوائی نہیں ہوئی ہے، ملاقاتیں آپ جا کے دیگر ممالک سے کر رہے ہیں، پاکستان تو اس پہ رسپانس دے رہے ہیں آپ کو بالکل جی. جو امریکی کانگریس کا وفد ہے اس میں جب ملاقات کرتے ہیں وزیر اعظم وہ بھی کہہ دیتے ہیں منجمد اثاثے بحال کریں، لیکن خود کچھ اور ایفرٹس ایسی آپ سوچتی ہیں کہ اگر یہ طالبان یہ کر لیں تو پھر امریکہ ان کی فوری طور پہ مدد کر سکتا ہے؟ کیا کریں ایسا طالبان؟ یہ تو وہ خود بھی سوال پوچھ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں. اگر آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈرامے فلمیں چلنے دیں جو کہ آپ پچھلی رجیم میں دیکھتے رہے ہیں، obviously اسما اگر ان کی اس رجیم کا اس کا تقابلی جائزہ لیا جائے تو بہت مشکل ہے کہ طالبان اس تمام تر عوامل کے لیے مانیں گے ایک اپنی سکرینز پر آنے کے لیے. ابھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو وزارت ہے اس نے حکم بھی دے دیا کہ خواتین کو بے پردہ بے حیا نہ دکھایا جائے سیٹائرز میں، سٹ کامز میں اور ڈرامہ اور فلم میں اور گانوں میں. تو آئی تھنک اٹس گوئنگ ٹو ہیو اٹس بیک لیش. انڈیڈ اس کا امپیکٹ ہوگا، بڑا گریو ایسپیکٹ ہے جس کو طالبان نے چھیڑا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنے سٹانس سے ہٹنے کو تیار ہیں، اور یہی وجہ ہے اسما کہ اگر وہ ہٹنے کو تیار نہیں ہیں تو پھر یقیناً وہ افغانستان کے لیے ان کو ماننا پڑے گا کہ وہ افغانی بچوں اور خواتین کی موت کی وجہ خود بن رہے ہیں. میں بہت بھاری دل سے بات کروں گی، مگر یہاں پہ ہرگز ایسا کوئی کریڈٹ ان کو ہم نہیں دے سکتے کہ جس سمیرہ کی ہم وجہ کہہ سے اگر سکتے ہیں نا وہ کہ تھوڑی چلیں سی اگر کچھ چیزیں فلیکسیبلٹی. آپ نے کرنی بھی ہیں تو آپ اس کے لیے مناسب وقت کا انتظار کریں. ایگزیکٹلی اور وہ مناسب وقت کا انتظار نہیں کر رہے. مجھے لگتا ہے آسما ٹو بی ویری فرینک اینڈ ٹو بی ویری آنےسٹ، افغان لیڈرشپ جو ہے اس وقت اسلامک ایمریٹ کی، وہ اپنے فٹ سولجر کے جذبات کو زیادہ دیکھ رہی ہے. وہ فٹ سولجر گرمی سردی میں وقت گزارنے کا ماہر ہے، لڑائی کا عادی ہو چکا ہے. میں نے خود دیکھا ہے ہرات، کندہار، خوست اور لوگر میں کہ ایک کچی پیاز اور آدھی سوکھی روٹی کے ساتھ بھی وہ لوگ لڑے ہیں. تو وہ تو عادی ہیں، لیکن افغانستان کی وہ آبادی جس کے اب وہ مالک ہیں وہ نہیں ہے، چاہے وہ دیہات کا افغانی ہو یا چاہے نوجوان شہر جو کا ہے ہو. وہ تو نہیں ہے نا، کم از کم ایک نوزائیدہ ایگزیکٹلی بچہ جو ہے وہ تو ان چیزوں کا عادی نہیں ہے. اس کو تو نہیں وہ پتا، تو اس اتنی کو تو زیادہ بالکل سردی نہیں نہیں سہ پتا. سکتا. دودھ پلانے والی ماں اچھا جو ہے اس ایک کو خود بھی خوراک چاہیے اور تاکہ وہ اپنے غلطی اور بچے کو بھی ہے. دودھ پلا سکے. ایک اور غلطی اور بھی آسما میں کوئکلی جی آپ کو جی بتاتی چلوں. جب پلیز. اشرف غنی رجیم تھی تو میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح امراللہ صالح اور حمداللہ محب اس بات پر مان جائیں. دارالامان خالی پڑا ہے، پیلس ارگ بہت بڑی جگہ ہے. مجھے دکھ اور افسوس اس بات کا ہے کہ طالبان اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ان کو شیلٹر کیوں نہیں دے رہے. ابھی بھی پارکوں میں کھلے آسمانوں تلے لوگ پڑے ہوئے ہیں، اور شاید ابھی اگر میرا دوبارہ جانا ہوتا ہے تو انشاءاللہ I'll report it directly for you from there. دکھ ہو رہا ہے کہ جو چیزوں کی توقع مجھے ان سے تھی کافی حد تک شاید وہ اپنے طور پہ کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کے پوائنٹ آف ویو کو جگہ دینے کے لیے یا فلیکسیبلٹی نہیں شو کر رہے. صحیح ہے، اگر یعنی یہ وہ سمیرہ میں کرتے بس ہیں. اسی پہ بات کرنا چاہ رہی تھی آپ سے کہ طالبان کی جانب سے صرف ایک ہی جگہ پر زور لگایا جا رہا ہے، وہ سارا زور یہ ہے کہ جی ہمارے منجمد اثاثے جو وہ بحال کیے جائیں. حالانکہ ابھی بھی بہت سارے وسائل جیسے یہ آپ کہہ رہی ہیں کہ پناہ گاہیں وہاں پر موجود ہیں، دارالامان وہاں پر موجود ہیں. چلیں ایٹ لیسٹ آپ ان کو تو استعمال کر سکتے ہیں، ایک شیلٹر تو دے سکتے ہیں، سردی سے بچانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کر سکتے ہیں. لیکن بہرحال ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ طالبان کے لیے بکھیڑے اتنے کھول دیے گئے ہیں افغانستان کے اندر کہ شاید ان کی توجہ جو ہے وہ بھی ان چیزوں کی جانب نہیں جا رہی ہے، لیکن ان چیزوں کی جانب توجہ ہونی چاہیے. اور سمیرہ بالکل آپ جب افغانستان سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، جب آپ وزٹ کر رہی ہوں گی تو یقیناً ہم آپ کو براہ راست بھی لیں گے، لیکن ابھی تو صورتحال جو ہے وہ بڑی پریشان بہت کن دکھائی ڈائر دیتی ہے. ایگزیکٹلی
बहुत शुक्रिया सुमेरा खान, आज भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। सूरत हाल क्या है आपने सुना, लेकिन हम आपको आगाह ये कर रहे थे कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ा हो गया है तालिबान हुकूमत के लिए वहाँ पर कि वो ख़ुद भी बाज़ औक़ात समझ नहीं पा रही है कि क्या चीज़ें की जा सकती हैं। बहुत सारी चीज़ें जो अफ़गानिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। अगर हमें इस वक्त कोई सुन रहा है और इस पर अमल कर सकता है कोई कंसर्न पर्सन, तो आपके पास जो दारुल अमान वहाँ पर मौजूद हैं, जो बड़ी बड़ी स्कूल्स की बिल्डिंग्स वहाँ पर मौजूद हैं, आप इन बच्चों को, इन माओं को, नवज़ायदा बच्चों को, नंगे पड़े हुए बच्चों को आप उनके अंदर मुंतकिल कर सकते हैं। खुराक अगर नहीं भी अभी आप दे सकते हैं तो उनको कम अज़ कम आप एक शेल्टर दे सकते हैं, एक पनाह दे सकते हैं। वो जानवरों की तरह खुले तो ना पड़े रहें बाहर। ये सारी चीज़ें तो अफगानिस्तान के अंदर होनी चाहिए। वो कि हम सब समझते हैं कि तालिबान जो है सब बड़ी एफर्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से मुल्क में दसासे जो हैं बहाल हो जाएं, कुछ रकम मिल जाए, कुछ पैसा मिल जाए। वो ये पैसा किस लिए चाह रहे हैं? वो अपने अवाम के लिए चाह रहे हैं, अपने लिए नहीं चाह रहे हैं। वो दिया जाना चाहिए, लेकिन बहरहाल ये सारी चीज़ें हैं जो अफगानिस्तान के मसाइल हैं और इस पर तमाम ममालिक को मिलकर बात करनी चाहिए। बहरहाल जी आगे बढ़ना है हमें, और अब हमें बात करनी है यूरोप की, जहाँ कोरोना पाबंदियों से जुड़ी खबरों से मुतालिक हमें आपको बताना यह है कि यूरोपीय मुल्कों में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ कई शहरों में पुरतशद्दुद मुजाहरे फूट पड़े हैं। कई मुल्कों में सिक्योरिटी फोर्सेज और मुजाहिरीन में झड़पें भी हुई हैं। अब यूरोप में आए दिन ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। ये कुछ मंजर, कुछ झलकियाँ हम आपको दिखा रहे हैं। लोग बाहर सड़कों पर आ गए हैं। ये लोग सड़कों पर क्यों आए हैं? ऐसी क्या पाबंदियाँ लगाई गई हैं? ऐसी क्या आफत आन पड़ी है कि लोग अपनी हुकूमतों के खिलाफ बाहर निकल रहे हैं, उस तरह से मुजाहरे कर रहे हैं? मेरे ख्याल में गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर। मुर्तज़ा शाह साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं लंदन से, ऑडियो पे हमारे साथ मौजूद हैं, फ़ोन लिंक पे हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुर्तज़ा शाह साहब। मुर्तज़ा बहुत शुक्रिया। पहले तो हमेशा जब भी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आप हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकालते हैं। पिछले दिनों भी आपसे कुछ बात हुई थी यूरोप के हवाले से। मुझे ज़रा ये बता दीजिएगा, ऐसी क्या पाबंदियाँ हैं जो यहाँ के लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं? और अगर वो बाहर निकल ही आए हैं तो फिर ये सिक्योरिटी फोर्सेस से, पुलिस से झड़पें क्यों शुरू हो जाती हैं? कोई और हल नहीं है क्या इसका मुर्तज़ा? देखिए, यहाँ पर बाज़ ऐसे एरियाज है जहाँ पर प्रोटेस्ट की जो रवायत ये है कि वो मतलब वो प्रोटेस्ट से बहुत, जो पीसफुल प्रोटेस्ट से बात आगे बढ़ जाती है। ख़ास तौर पर मैं अगर फ्रांस की आपको मिसाल दूँ, जहाँ पे पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा पुलिस और जो प्रोटेस्टर्स के दरमियान क्लैशेस देखने में आए। पेरिस वो जगह है जहाँ पर हिस्टोरिकली ऐसा शायद ही कोई प्रोटेस्ट हो कि जो एंड में पुलिस और जो मुजाहिरीन है उनमें लड़ाई ना हो। चूँकि ये जो एक लोगों का वहाँ पे सेंस है प्रोटेस्ट और सिविल लिबर्टीज़ के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, वो उसको बड़ा एक्सट्रीम लेवल तक देखते हैं। और वहाँ पे फिर जो फार लेफ्ट के जो ग्रुप्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। लेकिन इस वक्त जो मुख्तलिफ जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ख़ास तौर पर जो यूरोपियन कैपिटल्स में ये हो रहे हैं, जिनको जो एंटी वैक्सीन या एंटी वैक्सीन पासपोर्ट प्रोटेस्ट आप कह सकते हैं। इसकी मैं अगर आपको डिटेल में बताऊं तो बहुत सारी वजूहत हैं कि जो तकरीबन 2 साल होने को जब से ये लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस लगी है, तो आप यूं समझे कि जो यूरोपियंस हैं वो मुख्तलिफ हवालों से ये देख रहे हैं कि इन जो लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन की वजह से उनका जो वे ऑफ लाइफ है वो बदला है। और उसके साथ ना सिर्फ ये कि उनका वे ऑफ लाइफ बदला, बल्कि इसकी जो फाइनेंशियल कॉस्ट भी है। फाइनेंशियल कॉस्ट इस तरह से है कि लोगों को ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन है, मुख्तलिफ ममालिक में अभी तक ट्रैवल के ऊपर बैन है, जो ट्रैवल के जो खर्चे हैं वो बढ़ चुके हैं। और मुख्तलिफ जगहों पे अब ट्रैवल करने के लिए आपको पता है बहुत सारे, अभी तक कई हज़ारों की तादाद में लोग हैं जिनको आप जो पेंडेमिक डिनायर्स कह सकते हैं, जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई। अब वो वैक्सीन, वो इस बात को डिनाई कर रहे हो, ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, लेकिन ये बहुत सारे लोगों में एग्जिस्ट करती है कि ये एक साजिश है। बरतानिया के अंदर हमने देखा कि हज़ारों की तादाद में लोग मुजाहरे करते रहे, और फिर ये भी हुआ कि ये मुजाहरे इतने बड़ी तादाद में हो रहे थे कि जो सोशल मीडिया कंपनीज थी उनको कहा गया कि इनके मुजाहिरीन का जो फुटेज है वो यूट्यूब, जो दीगर प्लेटफॉर्म्स है, वहां से रिमूव किया जाए। उसके बावजूद लोगों ने ऑर्गेनाइज किया। मुझे ये बताएं ना कि जो लाइफस्टाइल का मुतासिर होना है, जो एक शख्सी आज़ादी है, वो रूस जैसे ममालिक के अंदर भी है, वो चाइना जैसे ममालिक के अंदर भी है, वहाँ भी लोगों को अपने राइट्स के हवाले से पता है। लेकिन जब वहाँ पर लोगों के ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाती हैं तो वो तो कोई एहतजाज नहीं कर पाते, वो तो सड़कों पर नहीं आ पाते। लेकिन अगर यूरोप में ऐसा हो रहा है तो फिर हम तो ये कह सकते हैं ना कि यूरोपीय मुआशरे में कोई ना कोई ऐसी गलती है, कोई निज़ाम की ऐसी कमज़ोरी है जिसकी वजह से लोग इस तरह से सड़कों पर निकल रहे हैं, ये सूरत हाल हो रही है। फिर दूसरी जानिब मुर्तज़ा ये भी देखिए कि WHO ने यूरोप को खबरदार कर दिया है कि अगर एहतियात नहीं की तो मार्च तक 5 लाख हलाकतें हो सकती हैं। तो फिर क्या करें यूरोपीय हुकूमतें कि इन लोगों को इतनी जल्दी कायल किया जाए, इनसे कहा जाए कि वैक्सीन लगाएं आप? जी, मैं आपको इसमें अगर 2 में आपको मिसालें दूँ, आज से तकरीबन 3 से 4 दिन पहले मैं जिनेवा में था,
तो वहाँ एक वो खालिस्तान के हवाले से कॉन्फ्रेंस थी, मैं उसमें गया था। वहाँ पे हमने देखा कि आप किसी रेस्टोरेंट में अगर जब एंटर होते हैं तो अगर आप पानी का गिलास भी लेना चाहते हैं, किसी दुकान में जाते हैं, अगर आप वहाँ से कोई चीज़ लेना चाहते हैं, आपको गेट से एंटर होते ही सबसे पहले अपना जो 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 डबल डोज वैक्सीनेशन है उसका आपको पासपोर्ट या सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है कि हाँ आपको वैक्सीन लगी हुई है। उसके बाद आपको मतलब ये जेनेवा की मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ फिर ये कि आपको मास्क पहन के एंटर होना पब्लिक स्पेस से। अब आप दूसरी तरफ उसको आप कंट्रास्ट करें बरतानिया से, तो बरतानिया में पिछले 3 महीने से हुकूमत की गाइडलाइन यही है कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे मास्क पहने। लेकिन अगर आप लंदन अंडरग्राउंड में चले जाएं, मिलियन की तादाद में लोग अब ट्रैवल करते हैं, तकरीबन 80 to 90% लोग ऐसे हैं जो मास्क अब नहीं पहन रहे। हुकूमत की तरफ से गाइडलाइन मौजूद है, लेकिन ये ऐसी गाइडलाइन है कि जिसको लोग सीरियसली ले नहीं रहे, और हुकूमत भी इस हवाले से फ्रैंकली कुछ ज्यादा उन लोगों को इंसिस्ट नहीं कर रही, जो एक बड़ी एग्रेसिव कैंपेन थी। तो ये उसके बाद हुआ ये कि जो कोरोना के केसेस जेन्युइनली इन एरियाज में, इन ममालिक में बढ़ रहे हैं, उन ममालिक में, और ये बिल्कुल लिंक है कि जहां पर लोग एहतियात नहीं कर रहे उन ममालिक में केसेस बढ़ रहे हैं, एज कम्पेयर टू जहां पर लोग स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो कर रहे हैं वहां पर केसेस कम बढ़ रहे हैं। ये साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। लेकिन लोगों को जो यहाँ पे हमने प्रोटेस्ट होते हुए देखे, उसमें बहुत सारे लोगों ने तो उनको एक्सेप्ट किया, लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपको पहले कहा था कि जब इस तरह की नई चीज आती है जिसका कोई फाइनेंशियल एलिमेंट हो, या जो देखा जा रहा हो कि लोगों की सिविल लिबर्टीज के ऊपर एक इन्फ्रिंजमेंट के तौर पे देखा जा रहा हो, तो लोग यहाँ पर बहुत लिबर्टी से प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट को यहाँ पे एनकरेज किया जाता है। लेकिन उसमें जो दूसरा एलिमेंट ये है कि हमने ये देखा है कि चाहे वो बरतानिया या दीगर ममालिक हूँ, इन प्रोटेस्ट में पहली बार वो जो वायलेंस की जो शिद्दत है, ये इससे पहले होने वाले बहुत सारे जो प्रोटेस्ट हैं उनमें कम देखी गई। क्योंकि इन प्रोटेस्ट में हुआ ये है कि जो पुलिस वाले जो सेफ्टी फराहम कर रहे थे प्रोटेस्टर्स ने, और जो एनर्किस्ट का एक ग्रुप है उन्होंने पुलिस वालों के ऊपर भी हमले किए। अगर ये कम हो रहा है तो अब ये ख़त्म ही हो जाए और लोग इस तरह के प्रोटेस्ट ना करें, WHO की जानिब से जो वार्निंग है उसको सीरियस लें, हुकूमत का साथ दें। मुर्तज़ा शाह, मैं लाइव आपसे माज़रत करना चाहूँगी, वक्त हमने आज आपको बहुत कम दिया है, टॉपिक बड़ा वसी था, ज़्यादा आपसे बात होनी चाहिए थी, वक्त की कमी है। दोबारा इंशाल्लाह आपको प्रोग्राम में ज़हमत दे रहे होंगे और हमें उम्मीद है कि आप हमारी रिक्वेस्ट पे हमें ज्वाइन भी करेंगे दोबारा से। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा शाह, आज आप लंदन से हमारे साथ ऑडियो पर मौजूद थे, आपने वक्त दिया। सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा शाह से हम बात कर रहे थे। WHO ने यूरोप को जो खबरदार किया है, जो वार्निंग दी है, उस पर आज हमने बात की है। वहाँ पर कोरोना बहुत ज़्यादा फैल सकता है, सूरत हाल गंभीर हो सकती है, आवाम ये समझने को तैयार नहीं है। बहरहाल जी, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल दोबारा आपसे मुलाकात हो रही होगी, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।